गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो हम केमिस्ट्री पे अपना लेक्चर रखे हैं और आपका काम बस यही है कि आप ये समझें कि मुझे केमिस्ट्री जब भी पढ़नी होती है तो मैं केमिस्ट्री में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूं। तो आपको जानकारी होगी कि केमिस्ट्री असल में केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करता है। तो इसका मतलब जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, या मैं ये कहूँ कि उस रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट या कंपाउंड बने हैं वो रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई है उसकी जानकारी आपको हो, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आई है। केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ों का मतलब कि थ्योरेटिकल चीज़ें आप याद कर लें और जाके वहाँ पे लिख दें। अगर आपने आंसर लिखा है और उस आंसर के अंदर एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिख रही है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इसका मतलब वो आपको नंबर नहीं देगा। तो इसका पूरा अभिप्राय यही है कि केमिस्ट्री पढ़ने के समय में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करें हैं, ये सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लेंगे और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन, और ये आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आपका काम बस यही है कि मेरे साथ आप पहले तो चैप्टर को समझिए और चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है उसकी तरफ आप समझिए। तो मैंने आप लोगों को जिस माध्यम से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है। तो आपका काम बस यही है कि वो पीडीएफ आप खोल लीजिए और मेरे साथ हर एक लाइन को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलिए। जब आपको शुरुआत की इस पीडीएफ के 10 या 12 पन्ने आ जाएंगे, तब उसके बाद जो उसके अंदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते आपका काम बस यही है कि 10 और 12 पन्ने तक आप अपना ध्यान बनाए रखें। ठीक है, और वही हमारे इस चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए और ध्यान से एक एक चीज़ को, वैसे जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। हमारे पास मेन चक्कर है कि जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ और जिस माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ वो ऑडियो आप तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर वो ऑडियो आप तक सही तरीके से पहुँच रही है और जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तब भी आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़, और जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपको ज़रूर इस चैप्टर में पढ़नी है। अ केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट टू फॉर्म इन न्यू सब्सटेंस विच एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जिसमें जो सब्सटेंस आपके अंडरगोइंग या आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उसे इन लोगों ने एक नाम और दिया है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आपके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। कहने की बात ये हुई कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाता हूँ तो मुझे वाटर मिलता है, और मैं बोलता हूँ कि मेरी जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, द रिएक्टिंग स्पीसीज, और जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो जो रिएक्टिंग कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या हुए, द सब्सटेंस विच अंडरगो इन केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जिन सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज किसके अंदर होगा, जो आपके रिएक्टेंट होंगे या जो सब्सटेंस आपके रिएक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल चेंज में
जो सब्सटेंस आपके जा रहे हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको दो चीज़ समझ में आई कि रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको बताने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन में क्या लिखा गया है देखिए। इन्होंने लिखा है सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन को आपने आपस में जोड़ा, सोडियम और वाटर को आपने आपस में जोड़ा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। और जब इनकी रिएक्शन हुई तब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। हाइड्रोक्साइड आपके बेस होते हैं, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और वाटर की गैस मिली। ठीक है, तो आपको ये जो दो सब्सटेंस नए मिले इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखने को आएगा तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और ये वाली एक इक्वेशन उसे ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए। इन द अबव केमिकल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर दी प्रोडक्ट एंड सोडियम एंड वाटर आर दी रिएक्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिसको देखकर हम ये पता कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ है तो आप उसमें कुछ कुछ चीज़ देखकर ये बता सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। क्या? पहला लिखा है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो आपका केमिकल चेंज होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आपकी कोई गैस निकल रही है प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे आपकी गैस कौन सी निकल रही थी, हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब कोई एक ऐसा डेंस सब्सटेंस जो आपका बच जाए, ठीक है, रिमेन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है। चेंज इन कलर, क्या पता आपके रिएक्टेंट में जो आपने इस्तेमाल किया है और जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आया है उसका कलर चेंज हो, तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट चेंज इन टेम्परेचर, आपकी टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ रिएक्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है और कुछ रिएक्शन में हीट आपको लेनी पड़ती है, तो ऐसी रिएक्शनों में टेम्परेचर चेंज होता है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आगे आइए, अब आता है केमिकल इक्वेशन। आपने समझ लिया केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप देखिए केमिकल इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जैसे मैं यहीं पे समझिए आप, इन्होंने लिखा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इन्होंने बताया कि ये जो मीथेन और ऑक्सीजन लिखा गया है ये आपने वर्ड में लिखा है, ये आपने किस चीज़ में लिखा है, वर्ड में लिखा है। और जब इसी वर्ड को आपने सिंबल में चेंज कर दिया तो ये हो गई आपकी क्या, केमिकल इक्वेशन। तो अगर वर्ड में लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। और अगर सिंबल में लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो आपको अभी तक मैं बता रहा था, जब मैंने चैप्टर की शुरुआत करी तो मैंने आपको ये बताया कि आपको केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। तो पहली केमिकल रिएक्शन इन्होंने जो दी है वो आपको ये दी है कि सोडियम को अगर वाटर में मिलाएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला, सोडियम का केमिकल फार्मूला और वाटर का केमिकल फार्मूला कम से कम पता रहना चाहिए। ठीक है, सोडियम कैसे लिखते हैं, वाटर कैसे लिखते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो पहली इक्वेशन जो आपके सामने आई है वो ये आई है कि सोडियम को अगर हम वाटर में जोड़ेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। इवॉल्व मतलब जो चीज़ निकलती है या जो चीज़ हीट बाहर निकलती है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो आपने अभी देखी वो ये देखी कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में जोड़ेंगे, जब मीथेन को हम ऑक्सीजन में जोड़ेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? और वर्ड इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाना। तो हमारा अगर मीथेन का फॉर्मूला CH4 है तो इसके अंदर मुझे ऑक्सीजन डालना है, ठीक है। तो मीथेन गैस को बर्न करने पे आपको मालूम है क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतनी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या होता है। तो आपको दूसरी इक्वेशन जो अपने दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। ये जो फॉर्मूला है वो आपसे सीधे पूछेगा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन गैस की बर्निंग के लिए मेरा केमिकल रिएक्शन क्या है, ये, ठीक है। आइए आगे। अब आता है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। आपको अगर केमिकल इक्वेशन लिखनी है किसी चीज़ की तो आप किस तरीके से लिखेंगे, समझिएगा मेरी बात। अ केमिकल इक्वेशन शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। आपको ये समझना है कि ये जो एरो लगा है, इस एरो के जहाँ पे इसका मुंह है उस तरफ आपको प्रोडक्ट मिलेगा और जिस तरफ इसका ये है मतलब टेल है उस तरफ आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा। पहली चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज़, LHS, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आप रिएक्टेंट लिखते हैं और इस एरो के राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हमें ये समझना है कि अगर मेरे रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हों तो अगर मेरे रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होंगे तो मैं R1 + R2 डाल दूंगा। मेरे पास दो भी जो होंगे उनको, जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन लिखा गया तो आपके पास दो रिएक्टेंट हो गए, तो दोनों रिएक्टेंट को जोड़ना है तो हमने किसका इस्तेमाल किया, प्लस का। और जब भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे CO2 + H2O आपको मिला, तो ये CO2 + H2O में भी आपको प्लस देखने को मिला। तो इसका मतलब जब भी आपको प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिलेंगे तो उनके अंदर आप प्लस की साइन दिखा सकते हैं। तो आपको एरो का मतलब समझ में आ गया, LHS, RHS और प्लस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे। ये बोल रहे हैं कि अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। एक चीज़ हमें ये समझनी है कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ हम रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला आप देख लिए Mg को O2 में जोड़ा, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, एरो लगा दिया और MgO जो दिखाया वो हो गया आपका प्रोडक्ट। तो आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, केमिकल सिंबल O2 का और MgO का। कोई दिक्कत? तीन चीज़ आपको, तीन इक्वेशन अब तक पता चल गई। पहली, सोडियम और वाटर अगर जोड़ेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दूसरा जो आपको पता चला कि मीथेन को अगर बर्न कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। और तीसरा, जब हम मैग्नीशियम को बर्न कराएंगे या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बात ये आती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर ये लिखा है Mg + O2 = MgO, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे Mg के कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो आप बोलोगे सर एक मौजूद है। यहाँ पे O2 के एलिमेंट कितने मौजूद हैं, तो आप बोलोगे सर 2 एटम्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के और 1 एटम मौजूद है मैग्नीशियम का। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कितने मौजूद हैं, तो आप बोलोगे सर एक मैग्नीशियम का है और 1 ऑक्सीजन का। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने लिखा MgO2, दूसरा मैंने लिखा MgOH2,
तीसरा मैंने लिखा 2MgO और तीसरा मैंने लिखा 4Mg2O। ठीक है, मैंने कुछ ये आपके सामने एलिमेंट लिखे हैं और मुझे बताना है कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने कितने एटम इनमें मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको मैग्नीशियम तो एक ही दिख रहा है, तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन इसमें दिख ही नहीं रहा, तो हाइड्रोजन पे क्रॉस मार दिया गया। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के मेरे पास 2 एटम मौजूद हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, MgOH2 में हम देख रहे हैं Mg के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो Mg अकेला है, तो Mg का 1 एटम मौजूद है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे, तो आप देख रहे हैं OH के बाहर ब्रैकेट लगाया गया है, तो ये जो 2 है वो O के साथ भी है और H के साथ भी है। तो आपने देखा कि O कितना हो गया मेरे पास, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आप 2MgO पे। जब आप 2MgO की तरफ ध्यान देंगे तो Mg आपके पास कितना मौजूद है, तो Mg के आगे 2 लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी 3 और उसके बाद मैं लिखूं NaOH, तो इसका मतलब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में हुआ है। तो यहाँ पे 2MgO लिखा गया है, तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन MgO के पूरे में हुआ है। तो इसका मतलब Mg कितना हो गया मेरे पास, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, अब आइए आप लास्ट क्वेश्चन पे, 4Mg2O। हमें मालूम है कि ये जो 4 है ये आपका पूरे Mg2O में इंटू हो रहा है। तो इसका मतलब Mg मेरे पास कितने हो गए, 4, नहीं सॉरी, ये 2 लिखा हुआ है ना, 4 2 जा 8, आपके पास Mg कितना हो गया, 8, और ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास, केवल 4, क्योंकि 4 बाहर है, 4। हाइड्रोजन आपके पास मौजूद ही नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपको 3MgOH2 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है Mg, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने कितने एटम मौजूद हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे कि सर 3 का मल्टीप्लाई, सबसे पहली बात तो इस पूरे में हुआ है, तो पहले तो मैंने देखा 3Mg के साथ और कुछ नहीं है, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया 3Mg। ठीक, अब आइए आप पहले देखिए, आप OH के ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो अंदर O मेरे पास 2 मौजूद है और हाइड्रोजन मेरे पास कितना मौजूद है, 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहर 3 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया और हाइड्रोजन भी 6 हो गया। आई मेरी बात समझ में? अगर आपको 2CaOH2 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हुआ है और O और H के ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, तो पहले तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ से हो गए और 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको बताया कि Mg+O2, अगर MgO लिखा गया है, तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में इस तरफ, रिएक्टेंट में Mg और O, और प्रोडक्ट में ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में मेरे जो Mg है वो 1 है और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2। और जब मैं प्रोडक्ट की तरफ आया तो मेरे को मैग्नीशियम कितना मिल रहा है, 1, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 1। तो आप देख रहे हैं कि आपके एटम जो हैं वो दोनों तरफ अलग अलग हैं, या मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन एक तरफ आपको 2 एटम दे रहा है और एक तरफ केवल 1 ही एटम दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो है लेकिन ये क्या नहीं है,
ये आपकी बैलेंस नहीं है। तो जब कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटन। क्या कहते हैं? स्केलेटन। ठीक है। तो स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं वो बैलेंस ना हो, या मतलब मैं ये कहूँ कि उनके एटम्स की जो संख्या है वो रिएक्टेंट में अलग है और प्रोडक्ट में अलग है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको स्केलेटन इक्वेशन का मतलब अब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा है। इन द अबव इक्वेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स सेम नहीं हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हुई? स्केलेटन इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। आगे आता है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आपने स्केलेटन पढ़ लिया और स्केलेटन में आपने ये देखा कि आपके एटम बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें हमारे रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे उनके जितने एटम होंगे उतने ही एटम आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। तो देखिए ये लाइन समझिएगा। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपकी ये है, LHS में आपका रिएक्टेंट रहता है और RHS में आपका प्रोडक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे LHS में जो एलिमेंट हैं और जो RHS में जो एलिमेंट हैं अगर उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब वो इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है वो प्रॉपर्टी या ये जो चीज़ है बैलेंस करना, ये चीज़ कौन सी चीज़ पे बेस्ड है? कौन से कॉन्सेप्ट पे? तो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? वो आपको पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, तो आप बोलेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मास आपने लगाया है रिएक्टेंट में उतना मास आपका बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि मास को ना आप बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितनी मात्रा में मौजूद है उतनी मात्रा में वो मौजूद रहेगा। कोई दिक्कत? तो आपको कंजर्वेशन ऑफ, पहले तो ये पता चल गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दूसरा आपको ये पता चल गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस है। और तीसरा आपको ये पता चल गया कि जो प्रॉपर्टी है उसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास की वो क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। आगे आइए। अब हमारे पास बात आती है कि बैलेंस करे कैसे। अगर हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है तो उसे बैलेंस करे कैसे। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे समय पे हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। और हीट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि आप अपने मन से नंबर एज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बराबर करके चेक करते रहते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो मेथड कौन सा है? हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें करते हैं। आइए आगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, आप उससे देखिएगा कि कैसे हीट एंड ट्रायल होता है। Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2, ये हमें मिला था, ये हमें मिला था। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे? तो मैंने देखा कि मेरे पास सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात चल रही है, तो मैंने ले लिया सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और मैंने इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने हैं उनको मैंने लिख लिया। रिएक्टेंट में मेरे सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। प्रोडक्ट में सोडियम कितना है? 1।
हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3, एक NaOH से और H2 से, तो टोटल कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारा Na और ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सोडियम और ऑक्सीजन सेम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में ही हमें अंतर दिख रहा है। तो मेरे को हाइड्रोजन बराबर करना हो तो मैं कैसे करूँगा। अब मैंने देखा कि मेरे को एक तरफ 3 मिल रहा है और एक तरफ 2। ठीक है, तो 2 को मैंने, समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 और 3, मैंने यहाँ पे एक 2 लगाया। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, मेरी बात समझिएगा, तो आपके पास Na प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 2 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ आपको हीट एंड ट्रायल से करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें बिगड़ गई, सारी चीज़ें आपकी बिगड़ गई, क्योंकि रिएक्टेंट में आपका Na एक ही है और प्रोडक्ट में 2 है। अब अगर प्रोडक्ट में 2 है तो मैंने यहाँ पे लगाया एक 2। अब मेरे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हो गए 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 2, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में 4 करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। जैसे ही मैं 2 यहाँ पे लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरे हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4 और मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 2। क्योंकि 2H2O अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके पास हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये 2 का इनटू इस पूरे में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आपको ऑक्सीजन भी कितने मिल गए 2। अब आप देखिए 2 4 2 आपको इधर भी मिल गया, 2 4 2 इधर भी मिल गया, तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। आप देख रहे हैं कि आप जब इसे अब देखेंगे तो आपको Na और H और O आपको 2 4 2 2 4 2 दोनों तरफ आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे आइए, अब आते हैं हमारे पास, जब हमने ये चीज़ देख ली कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनती है, तो अब हमारा काम है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है या कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, उसके बाद हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पता चल गया, केमिकल रिएक्शन अगर हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होगा, ये चीज़ें पता चल गई। तो अब आपके जो आया है वो आया है कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, हमारा काम अब चैप्टर का मेन आपका मोटिव आ चुका है। इस चैप्टर में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, और भी आगे रिएक्शन आएंगी उनका एग्जांपल दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसका एग्जांपल दो, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उसका एग्जांपल दो। फिर आपको कोई इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब आपके पास 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हों लेकिन प्रोडक्ट आपको केवल एक ही मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब जोड़ना। जब बहुत ढेर सारी जुड़कर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो R लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई। आगे देखिए, अब आपके पास नया इक्वेशन आया है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला
इन्होंने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है फिर से समझिएगा। ये बोल रहा है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और प्लस हीट मतलब आपकी हीट निकल रही है, और जब भी प्रोडक्ट में आपकी हीट निकलती है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, जब आपके प्रोडक्ट के समय पे हीट इवॉल्व हो रही हो, जब कोई हीट निकल रही हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हीट निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, और हमें नाम याद रखने हैं कुछ। क्या नाम याद रखने हैं कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये नाम आपको याद रखना है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। और जो ये CaOH2 बना है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम। कौन सा लाइम, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको दिमाग में बैठा लेनी है और आपको समझ लेना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी हम वाटर में डालेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती हुई दिखेगी। और क्योंकि हीट निकल रही है तो ये रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे आइए। अगला इसने बोला सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि स्लेग्ड लाइम की बात हो रही है, और स्लेग्ड लाइम क्या होता है, CaOH2, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पे देखने को मिलता है, वाइट वॉश। आप जब अपने वॉल की वाइट वॉश कराते हैं तो उसके अंदर जो कंपाउंड यूज़ होता है वो आपका स्लेग्ड लाइम होता है जो CaOH2 होता है। ठीक है, अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल विच गिव्स शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप क्विक लाइम को वाटर में डालें तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइम कहते हैं। जब आप इस स्लेग्ड लाइम को थोड़ी देर तक वाइट वॉश आपने अपने दीवार का कर दिया, क्योंकि वाइट वॉश के लिए आपको CaOH2 का इस्तेमाल करना होता है। जब वाइट वॉश के लिए आपने इस्तेमाल किया तो एयर में प्रेजेंट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में प्रेजेंट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना शुरू किया तब जाके आपको एक कंपाउंड मिला, और उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि पहले मैंने क्विक लाइम लिया, उसमें वाटर मिलाया तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने थोड़ी देर तक के लिए छोड़ा, कुछ दिनों के लिए, तो वो एयर में प्रेजेंट होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मुझे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, SO4 कहीं पे भी लिखा हुआ आता है तो इसे हम लोग सल्फेट कहते हैं। OH आपको अधिकतर मिलता है तो आप उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा CO3 आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसे कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जब आपको इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, NO3 अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, नाइट्रेट। ये अपने दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें डाल लीजिए,
क्योंकि इक्वेशन याद करने में आपको ये बहुत सहायक होगी। जैसे मैंने अभी CaOH2 बोला तो आप देख रहे हैं ये हो गया कैल्शियम और OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आई होगी जो आपने देखा कि क्विक लाइम को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो हमें स्लेक्ड लाइम मिलेगा, और स्लेक्ड लाइम के अंदर जब हम CO2 को ऐड करेंगे तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अगला ये बोल रहा है कि अगर आप कोल को बर्न कराएंगे तो कोल क्या होता है, कार्बन, और बर्न कराना मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, CO2। देखिए आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं और 1 प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपसे वो पूछ सकता है कि बर्निंग ऑफ कोल का केमिकल रिएक्शन लिखो। तो अगर आपको कोल ही नहीं पता होगा तो आप लिखेंगे कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग ऑफ कोल को मुझे ऐसे लिखना है। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो आपको क्या मिल गया, वाटर। अब आप देखेंगे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं रिएक्टेंट की तरफ देखूं तो 2-2 है, और प्रोडक्ट की तरफ देखूं तो 2 और 1 है। तो अब मुझे सबसे पहले तो प्रोडक्ट में 2 करना है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 2 लगाने से मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन मेरे पास कितना हो गया, 2। अब आप देख रहे हैं कि मेरे को ऑक्सीजन तो सेम मिल रहा है लेकिन हाइड्रोजन अलग अलग मिल रहा है, तो 2 को 4 करने के लिए मैंने इधर 2 लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2, आपका काम खत्म। ठीक है, तो आपको पता तो रहेगा कि वाटर को ऑक्सीजन में ऐड करने के बाद मुझे, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ऐड करने पे मुझे वाटर मिलता है, लेकिन ये रिएक्शन आपकी स्केलेटन है। अभी आपको इसे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, तो आपको यहाँ पे जो ये आंसर दिया जाता है वो बैलेंस में ही दिया जाता है। तो आप समझ गए कि ये क्या क्या है। तो अभी तक आपने क्या देखा ये समझिए। पहले तो एक इक्वेशन आपने देखी कि मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर हम ऐड कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड कराएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इसके अलावा जब हम कोल को बर्न कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तब हमें वाटर मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा। डिकम्पोज मतलब होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ वो एक समय बाद धीरे धीरे उसके अंदर डिकम्पोजिशन मतलब वो सड़ना शुरू होती है और वो अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूटकर ख़त्म हो जाती है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये हुआ जब आपका सिंगल रिएक्टेंट जब आपके पास रिएक्टेंट केवल एक ही हो लेकिन प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा आ रहे हों। मतलब एक रिएक्टेंट की मदद से आपने बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट पा लिए। कम्बिनेशन क्या था? जब हम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट को जोड़ें और एक प्रोडक्ट पा लें, और जब हम एक रिएक्टेंट से कई ढेर सारे प्रोडक्ट पा लें तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है कि जब आपका एक रिएक्टेंट बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट देने लगे। तो इसका मतलब कि कोई चीज़ अगर आपकी ब्रोक डाउन हो रही है तो वो ब्रोक डाउन कौन कौन से माध्यम से हो सकती है? तो हम बोलेंगे कि सर वो हीट से भी हो सकती है, वो लाइट से भी हो सकती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है। किसी भी चीज़ से आप इसको ब्रोक डाउन कर सकते हैं। गर्म करने पे भी वो चीज़ टूटेगी, लाइट देने पे भी वो चीज़ टूटेगी,
और इलेक्ट्रिसिटी देने पे भी वो चीज़ टूटेगी। तो आपको इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप में देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है थर्मल। थर्मल मतलब जब आप रिएक्टेंट को हीट के माध्यम से तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो इक्वेशन दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, कार्बोनेट क्या होता है CO3 और कैल्शियम क्या हो गया ये। अब आप देख रहे हैं जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने पे ये अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। और ये छोटे छोटे भाग कौन से हैं, हमें मालूम है CaO + CO2। तो ये ऑक्सीजन लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया आपका कार्बन, दो ऑक्सीजन लगे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और अब हमें ये भी मालूम है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विकलाइम। तो आपको 3 चीज़ पता चली, एक पता चल गया क्विकलाइम, एक पता चल गया स्लेग्ड लाइम, और एक अभी पता चल गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन के लिए क्या फार्मूला है, CaCO3। स्लेग्ड लाइम के लिए क्या है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम के लिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रहनी चाहिए थर्मल डिकम्पोजिशन में कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। आगे देखिए, आगे इसने बोला है एक फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4, फेरस हो गया ये फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट के साथ कुछ वाटर के कण पाए जाते हैं, कुछ वाटर के एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 7 वाटर के एटम इसके साथ पाए जाते हैं। तो ये जो वाटर के एटम इनके साथ लगते हैं, इन्हें ही हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर वाटर के कितने एटम्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे कितने मौजूद हैं, 7। ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम कोई हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर रहता है, किसी भी हाइड्रेटेड एलिमेंट या कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट मतलब ये अब फेरस सल्फेट प्लस वाटर में चेंज हो गया, समझे आप। तो देखिए रिएक्टेंट आपका एक ही था, उसको आपने हीट किया तो इसका वाटर बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब हमें अगली एक चीज़ याद रखनी है कि अगर डिहाइड्रेटेड आपको फेरस सल्फेट दिया हो, डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मतलब जिसके अंदर वाटर के कण नहीं लगे हैं, और अगर वो आपसे हाइड्रेटेड पूछता तो आप बोलते FeSO4 7H2O। ये है हमारा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और ये है डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो इन्होंने कहा कि जब आप फेरस सल्फेट को लेंगे, ठीक है, और इसे जब आप हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, और फिर उसके बाद SO3 मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड, और यहाँ पे आप बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फेरस सल्फेट की। वो आपसे पूछेगा कि फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो कौन कौन सी चीज़ों में बदलेगा, तो आप बोलेंगे Fe2O3, इसको कहते हैं हम फेरिक। ठीक है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में वो बदलेगा। और अगर वो आपसे ये पूछता कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस में बदलेगा, तो आप बोलेंगे कि सर हाइड्रेटेड को अगर आप हीट करेंगे तो वो डिहाइड्रेटेड में बदल जाएगा, और डिहाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर से वाटर के कण जो हैं वो निकल गए। ठीक है, आगे आइए। आगे इसने बोला कि अगर आप लेड नाइट्रेट को लेते हैं, लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट क्या है, Pb को मैं लेड कहता हूँ और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है मेरा NO3। तो आप वैलेंसी को अगल बगल करने के बाद आपको कुछ फार्मूला ये मिलता है PbNO3 2, और इसका मतलब क्या होता है,
लेड नाइट्रेट। तो जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो सबसे पहले तो लेड ऑक्साइड में बदलेगा, PbO, इसका मतलब लेड ऑक्साइड। दूसरा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको याद रहनी चाहिए डिकम्पोजिशन की, कि आपका एक रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट, जिसे आप अगर हीट करेंगे तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदलेगा। ठीक है, तो आपको दो रिएक्शन पता चल गई, और ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके साथ ये तीसरी रिएक्शन CaCO3 वाली। तो आपको तीनों चीज़ में क्या पता चला? अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूँ तो मुझे फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है। और अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूँ तो मुझे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। कोई दिक्कत? दूसरी चीज़ आपको ये पता रहनी चाहिए कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है जब वो हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, और वो ये अपना कलर हटा देता है जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो उसके अंदर वाटर के एटम हैं वो अलग हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, जो वो ग्रीन कलर किसके कारण देता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। और जब आप वो ग्रीन कलर हटाएंगे तो इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेट कर रहे हैं। आगे देखिए, तो आपको ये तीनों रिएक्शन डिकम्पोजिशन की समझ में आई, और ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये पता होनी चाहिए। आगे आइए, आगे इसने बोला फोटोलाइसिस। अब मुझे मालूम है फोटो मतलब होता है लाइट। तो जब मेरा डिकम्पोजिशन हीट के माध्यम से नहीं, लाइट के माध्यम से हो रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और हमें फोटोलाइसिस के अंदर ये जो मैं रिएक्शन अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, इसे आप आराम से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है, जब डिकम्पोजिशन में हम लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक वर्ड आता है हैलाइड्स, और हैलाइड्स में हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमें समझना है कि अगर मुझे लिखा हुआ है सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स, तो सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, और हैलाइड्स में आपका Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो अगर सिल्वर हैलाइड लिखा जाए तो वो AgCl भी हो सकता है और AgBr भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिल्वर क्लोराइड, और इसे हम क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इन्होंने बोला कि अगर आप कोई सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, अगर आप कोई सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और उसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट मतलब फोटोलाइसिस हो गया, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने दोनों छोटे छोटे कण में बदल जाएगा। देखिए, आपके सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर है और क्लोरीन है, तो ये अपने दो भाग में बढ़ गया, Ag प्लस Cl2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का शुरुआत में कलर वाइट था, और जब ये चेंज हुआ तो इसे ग्रेइश वाइट या येलोइश ग्रीन मिला, और जो येलोइश ग्रीन गैस निकलती है वो क्या है? क्लोरीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं सिल्वर क्लोराइड को हीट करता हूँ तो मेरी एक येलोइश ग्रीन करके गैस निकलती है, जिस गैस का नाम है क्लोरीन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको रिएक्शन में पूरी चीज़ें पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए, अब हमारे पास दूसरा जो सिल्वर हैलाइड है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड का हमने देख लिया, सिल्वर ब्रोमाइड देखिए। अब जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करेंगे तो ये भी आपका दो उसमें बदल जाएगा, Ag और Br में, मतलब ब्रोमीन और आपका सिल्वर, इन दोनों में ये चीज़ बदल गई। तो देखिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस करके इसने दिखा दी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है
जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो फोटोग्राफी में आपको इस वाली रिएक्शन को देखने को मिलता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है, तो आप बोलेंगे कि सर फोटोग्राफी में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो सनलाइट के माध्यम से हो रहा है। और हम कोई भी सिल्वर हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के केस में हम लोग AgBr को लेते हैं, जिसे हम लोग अगर सनलाइट में रखेंगे तो वो आपका ब्रोमीन और सिल्वर में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो ये दोनों रिएक्शन आपको पता चल गई, ये दोनों रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको सिल्वर हैलाइड्स की रिएक्शन पता होनी चाहिए, और हीट में हमें किसकी पता होनी चाहिए, फेरस सल्फेट की, लेड नाइट्रेट की और कैल्शियम कार्बोनेट की। आगे आइए। अब तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब आप डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपकी हीट और लाइट सही से काम नहीं कर पाती, तब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और रिएक्टेंट को तोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने एक वाटर का कण लिया और वाटर के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो वो अपने वाटर किस में टूट गया, H2 + O2 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, जब मैं 2H2 + O2 करके H2O लिखता हूँ तब तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि आप दो गैस को आपस में मिला के वाटर बना रहे हैं। लेकिन जब आप एक पूरे वाटर मॉलिक्यूल को लिए और इसे जब तोड़ना हो इसके एटम में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट आपके पास एक है, प्रोडक्ट दो है। तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर को उसके कण में तोड़ने के लिए हमें ना लाइट की ज़रूरत है ना हीट की ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे वो अपने दो भाग में टूट जाएगा, जो उसके अंदर एटम मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये बता रहा है NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। हम जो नमक खाते हैं वो कॉमन सॉल्ट है हमारा NaCl। और NaCl का नाम क्या हुआ, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो आपके NaCl में जब मैं इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट दूंगा तो ये अपने दो भाग में पड़ जाएगा, 2Na + Cl2 में। देखिए, आपको सोडियम अलग मिल गया, क्लोरीन अलग मिल गया। तो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों प्रकार की पढ़ ली। कौन कौन सी, थर्मल, दूसरा आपने क्या पढ़ा था, फोटोलाइसिस, और तीसरा आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन, ये तीनों डिकम्पोजिशन के जो जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अब वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा डिकम्पोजिशन इनमें से फोटोग्राफी में यूज होता है, तो हम बोलेंगे फोटोग्राफी में हमें फोटोलाइसिस देखने को मिलता है। वो आपसे पूछ सकता है वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अपने एटम में टूट जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को अपने एटम में तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइसिस की। वो पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट जो है जब वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खोता है तो कौन सी रिएक्शन होती है। तो आप बोलेंगे सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, लेकिन थर्मल होती है, और हीट के कारण वो जो उसके अंदर 7H2O रहता है फेरस सल्फेट में, वो अलग हो जाता है। वो आपसे पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो हमें मालूम है फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है। इतनी चीज़ अगर आपको याद होगी तो आपको बैलेंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए। आगे जो रिएक्शन दिया गया है वो दिया गया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो मैंने आपको बताया, जब रिएक्टेंट आपके आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हों और प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर की तरफ निकल रही हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और जब मैं बोलूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट में हमने हीट का इस्तेमाल किया और तब प्रोडक्ट बनाया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब अगर हमारी हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट निकलती है बाहर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब हमारी हीट क्या रहेगी, मतलब यूज में आएगी रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए, तो उसे हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। समझ में आया आपको? देखिए, द रिएक्शन विच आर accompanied बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी बर्निंग होती है या कंब्यूशन होता है, वहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हम सांस लेते हैं। कोई भी वेजिटेबल मैटर वो जब अपने कंपोस्ट में चेंज होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, दो एग्जाम्पल आपको पता रहने चाहिए। आगे आइए, आगे इसने देखिए कंब्यूशन रिएक्शन में क्या बताया है। ये हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ चुकी है ये वाली, कि जब भी आपके मीथेन को हम बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलता है, जिसके साथ बहुत ढेर सारी हीट निकलती है। तो हीट बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा इसने बोला, अगर हम किसी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम को बर्न करना मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? इसमें भी आपकी हीट इवॉल्व होती है। तो आपको ये दो एग्जाम्पल पता रहने चाहिए। आगे आइए, एंडोथर्मिक पे। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हम लोग हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब आपके रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें मालूम है कि हम लोग जो प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं उसमें वो सनलाइट को लेते हैं, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, हीट उसमें निकलती नहीं है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोई दिक्कत? जितना भी एक बड़ा सा आपके पास वेजिटेबल मैटर या कोई भी चीज़ होगी, वो अगर छोटे भाग में टूट रही है तो वो अपने साथ कोई ना कोई हीट निकालेगी। तो इसका मतलब अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम लोगों के होते हैं, जब कोई चीज़ अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल अधिकतर एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी हीट इस वाले एटम को तोड़ने में लग रही है। कोई एक बहुत बड़ा आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसे तोड़ने के लिए आपको हीट का इस्तेमाल करना होगा। उस हीट के इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए वो चीज़ क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको पता चल गया, फोटोसिंथेसिस एक एग्जाम्पल पता चल गया एंडोथर्मिक का, और दूसरा आपको ये पता चल गया कि सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब आपको ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है। और फोटोसिंथेसिस में क्या कहा गया है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज और उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये समझिए। ये बोल रहा है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ये आपको रिएक्शन याद रहनी चाहिए बैलेंस वाली, अगर आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, 6CO2 + 12H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे और सनलाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम सनलाइट हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हीट की मदद से हमने क्या पाया, ग्लूकोज पाया, ऑक्सीजन पाया और वाटर पाया। इतना आपको पता रहना चाहिए बस। बाद में आप बैलेंस कर ही लेंगे। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। 6 दूनी 12 और 12 12 24। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 24। यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है,
यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं इस तरफ 24, 12, यहाँ पे 6 लगाइए आप। ठीक है, अब देखिए आपको हाइड्रोजन 12 और 12 24 और यहाँ पे कितना है 24 बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी 6 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 12 24 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6, ये हो गई, 6 ये हो गई, 6 6 12। अब हमें 12 और चाहिए तो हम 6 लगा देंगे। देखिए अब आपके ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, 6 ये हो गए, 12 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो आप देख रहे हैं आपको 12 और 12 24 मिल गए। कोई दिक्कत? तो ये आपकी इक्वेशन थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जो आपको पता रहनी चाहिए। और ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सनलाइट आपकी इस्तेमाल हो रही है। आगे देखिए, आगे इसने बोला अगर आप कोई, हमें मालूम है Ag सिल्वर को कहते हैं और Hg मरकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मरकरी को। तो अगर आपको HgO लिखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? मरकरिक ऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन लगा हो तो वो ऑक्साइड होगा, तो ये हो गया मरकरिक ऑक्साइड। तो जब भी आप मरकरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे या मरकरिक ऑक्साइड में आप हीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा और वो छोटे छोटे भाग इसके क्या हैं? मरकरी और ऑक्साइड। तो आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तीसरे पे आइए। तीसरा ये बोल रहा है अगर मैं NH4Cl का प्रयोग करूं। अब ये देखिए Cl मतलब हो गया क्लोरीन और NH4 जो होता है ये अमोनिया से निकला है। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। तो ये NH4Cl जो है इसे हम लोग कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड। क्यों कहेंगे? क्योंकि क्लोरीन से आपका क्लोराइड बना और NH4 आपका NH3 से निकला हुआ है तो अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? तो इन्होंने बताया कि जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे मतलब आप हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और हमें मालूम है सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। अब मैंने बताया कि अमोनियम क्लोराइड में आपको NH3 से बना हुआ है और Cl से बना हुआ है, तो आपने ये लिख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे HCl लगा दीजिए। तो आपका क्या हो गया? आपको पता चल गया कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड में बदलेगा। ठीक है, आगे आइए। आगे आपको ये एक रिएक्शन दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। और इस रिएक्शन में भी आपकी हीट इस्तेमाल होती है, तो इसे आप समझिएगा। इन्होंने बोला BaOH2। अब मुझे मालूम है कि OH से मेरा हाइड्रोक्साइड बनता है, OH से मेरा क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। और Ba को मैं क्या कहता हूँ? बेरियम। तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या हो गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड से, मैंने ये बता दिया आपको, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड से आप रिएक्ट करवाएंगे तब आपको बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपको अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि पूरा खेल आपका केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन के ऊपर है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। तो NH4Cl को जब हम हीट करेंगे तब हमें क्या मिलता है? NH3 और HCl। और जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को NH4Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हीट का इस्तेमाल करना होता है और उस हीट के इस्तेमाल करने के बाद हमें बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर मिलता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए। तो आपको ये रिएक्शन यहाँ तक कि इन सब किसी रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिएक्शन आपको पता है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आइए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहती है कि जो स्ट्रॉन्ग है या जो रिएक्टिव है
वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को अलग कर देगा, या मतलब उसके कंपाउंड को तोड़ देगा। जैसे मैं बोलूँ, पहले तो आप ये देख लीजिए कि रिएक्टिव कौन से कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे लास्ट में एक चीज़ दी है और उसमें मैंने आपको एक टेबल दिया है, जिस टेबल में ये लिखा गया है कि KNA CA Mg Al, ठीक है, उसके बाद Zn Fe, उसके बाद Pb Al Cu Hg Ag और Au, ऐसे करके आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आपको ये देखना है, पोटेशियम और सोडियम अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और सोडियम का कोई कंपाउंड है और उसके साथ आपने पोटेशियम को रिएक्ट करवाया, तो पोटेशियम क्या करेगा, उस कंपाउंड में से Na को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की ताकत सोडियम से ज़्यादा है। सोडियम की ताकत किससे ज़्यादा है? कैल्शियम से। कैल्शियम की Mg से, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद लेड, उसके बाद अल्मोनियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। कोई दिक्कत किसी चीज़ में? तो सबसे कम रिएक्टिव आपको गोल्ड मिला और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको पोटेशियम। क्या कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि कैल्शियम आपका कॉपर से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ का इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। जैसे मैं बोलूँ K + NaOH अगर हमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि पोटेशियम और सोडियम में से पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इसमें का जो OH है वो अब K के साथ चला जाएगा और Na आपका अकेला रह जाएगा। समझ गया? तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब आप देखिए क्या लिखा है। When a more reactive element displaces the less reactive element, जब जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जब केवल एक ही चीज़ या एक ही एलिमेंट इधर से उधर हो रहा हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब दो एलिमेंट इधर से उधर हो रहे हों। अब देखिए, आपको दिया है ये वाली इक्वेशन, आप अपने दिमाग में रखिएगा। जब हम जिंक को CuSO4 में डालते हैं, CuSO4 मतलब क्या हो गया? Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से रिएक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मैंने टेबल आपको पीछे दिखाई उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा? कॉपर का जो कंपाउंड है उसको वो अपने साथ ले लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। समझ गया? तो आप देख रहे हैं कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ZnSO4 हो गया। तो ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका किस में बदल गया? जिंक सल्फेट में। कोई दिक्कत? और आपको अलग से कॉपर मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें? तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एक एलिमेंट रिएक्ट विद कंपाउंड एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। जब वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके अंदर के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो तो। आगे देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है जब हम उसके अंदर जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है कि कौन सा मेटल कॉपर सल्फेट में डाला जाता है कि उसका कलर ब्लू से कलरलेस हो जाता है।
तो ब्लू से कलरलेस जब होता है तो हम मेटल कौन सा जानते हैं, जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आपको जिंक मिला, जिंक आपने डाला, जिंक ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ब्लू और कलरलेस आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, आगे इसने बोला फिर आपको कॉपर सल्फेट आपने लिया है, ठीक है, और इस बार आपने आयरन डाला। आयरन भी आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये FeSO4 बना देगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। लेकिन इस बार जो ये आपका कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो फेरस सल्फेट, ये जो FeSO4 है फेरस सल्फेट, ये आपको कौन सा कलर देता है, ग्रीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस में चेंज होता है तब हम मेटल इस्तेमाल करते हैं जिंक, और जब वही सॉल्यूशन हमारा ग्रीन कलर में चेंज होता है तब हम मेटल इस्तेमाल करते हैं आयरन। ठीक है, आगे आइए। अगला इसने बोला कॉपर क्लोराइड आपने लिया है और उसके अंदर आपने लेड डाला। Pb को हम लोग क्या कहते हैं, लेड। और जब हम उस रिएक्शन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आपका रेड है, तो इसका मतलब लेड जो है वो कॉपर Cl2 मतलब हो गया क्लोराइड। तो इसका मतलब ये क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड में जब आप लेड डालेंगे तो लेड आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्लोराइड को अपने साथ ले लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। तो ये भी रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो दूसरे अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अगला ये बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या खेल है। ब्लू कलर वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, कॉपर सल्फेट की। आगे आइए, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये कह रहा है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड। ये बोल रहा है कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। दूसरा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक नाम और होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि जब भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा तो उसके अंदर आपको कुछ नीचे बचे हुए रिमेन्स मिलेंगे, और वो रिमेन्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब बचा हुआ चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए, आप देख रहे थे अभी तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कि अगर मैं आयरन को कॉपर क्लोराइड से करता हूं तो मुझे FeCl2 + Cu मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे कॉपर को मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आप, इन्होंने बोला, ध्यान से समझिएगा, जब हम Na2SO4 को लेते हैं, अब Na2SO4 को क्या कहेंगे, SO4 मतलब सल्फेट, Na मतलब सोडियम, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। जब मैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाता हूँ, जब सोडियम सल्फेट को मैं बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सोडियम जो है वो मेरा Ba से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम Ba से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम क्या करेगा, Ba के क्लोरीन को अपने साथ ले लेगा, NaCl। ठीक है, और जो बेरियम है, अब क्योंकि मेरा सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने बेरियम को तोड़कर क्लोरीन अपने साथ ले लिया, तो सोडियम तो चला गया, अब उसके पास सल्फेट बच गया, और वो जो बचा वाला भाग है वही आपका Ba के साथ मिलकर BaSO4 बना देगा। ठीक है, और BaSO4 के नीचे इधर एरो लगी रहती है उल्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी नीचे की तरफ एरो आएगा वो वाला जो आपका कंपाउंड बना होगा वो कंपाउंड आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो नीचे वाला एरो का मतलब होता है कि ये आपका बचा हुआ भाग है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने ये समझा कि जब मैं Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराता हूँ तो मेरा सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्ट होने के कारण वो बेरियम के क्लोराइड को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, अब सोडियम ने क्लोराइड को अपने साथ ले लिया तो सोडियम के साथ वाला सल्फेट बच गया
और बचे वाले के साथ आपका बेरियम मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे हम लोग बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। और आप देख रहे हैं इसमें एक तो सोडियम और क्लोराइड 2 एलिमेंट ये हो गए, और बेरियम और सल्फेट 2 एलिमेंट ये हो गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रही है कि नहीं, एक Na का Cl के साथ और एक Ba का SO4 के साथ। तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी देखिए, ये बोल रहा है जब मैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, NO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रेट, और Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को मैं NaBr में, अब NaBr को क्या लिखेंगे, Br मतलब हो गया ब्रोमीन और Na मतलब हो गया सोडियम, तो ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। तो हम देख रहे हैं Na जो है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से। तो Na ने क्या किया, NO3 को अपने साथ ले लिया और बनाया क्या, NaNO3। और NaNO3 को हम क्या कहेंगे, Na मतलब सोडियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब इसने सोडियम नाइट्रेट बना दिया तो यहाँ पे Br बच गया, और बचे वाले के साथ आपका Ag रिएक्ट होकर क्या बना देगा, AgBr। और ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये बचे वाले के साथ हो रहा है। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी रिएक्शन आपको समझ में आ गई। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 चीज़ का डिस्प्लेस हो रहा हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और केवल एक ही का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। आगे आइए, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन के ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, जिसको मैंने बता दिया कि ये कैसे आया। आगे आइए, आगे इसने बोला कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि एसिड को जब भी हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाए, एसिड जब भी कहीं पे भी लगा होगा तो वहाँ पे एक आयन आपको H+ का मिलेगा, और बेस कहीं पे भी लगा होगा तो वहाँ पे आयन आपको OH का मिलेगा। तो मैं आपसे पूछूं HCl और NaOH में कौन बेस है और कौन एसिड है, तो आप बोलोगे कि सर NaOH में OH लगा है तो ये बेस है, और HCl में H लगा है तो ये एसिड है, और इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई एक बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब आपको सॉल्ट मिलता है। तब देखिए आपका सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Na के साथ Cl मिल गया NaCl, और HOH के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2O। तो आप देख रहे हैं NaCl मेरा सॉल्ट है और H2O मेरा वाटर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। और ऐसी रिएक्शन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि एसिड को काटने के लिए, एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए आपने उसके अंदर बेस डाला, और ये दोनों चीज़ आपस में रिएक्ट होकर आपको क्या देती है, एक सॉल्ट देती है और एक वाटर देती है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, उसने बोला NaOH मेरा क्या है, बेस, H2SO4 मेरा सल्फेट हो गया, और H मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम इसे, H2SO4 को, और इसमें आपको H एक आयन मिल रहा है और इसमें आयन क्या मिल रहा है, OH। तो आप OH और H की मदद से पहले तो H2O लिख दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है
कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, और इसके साथ मुझे एक सॉल्ट मिलता है। तो जब मेरी इतनी चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मेरे को Na और SO4 दिख रहा है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, Na2SO4। और Na2SO4 को हम क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट। इसके बाद आप इसे बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे 2NaOH लिख देंगे, आपकी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होगी जब आपका एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। आगे आइए, अब आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब जिस भी चीज़ में आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा, आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हों, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हों तब भी ऑक्सीडेशन होगा। और जब आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तब भी आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गई, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज़ आपकी ऑक्सीडेशन दर्शाती है। तो अगर आपको किसी ने लिखा Na को आपने Na++ इलेक्ट्रॉन में दर्शाया, इसका मतलब ये हुआ कि Na का एटॉमिक नंबर 11 है, Na+ का एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका Na जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ठीक है, तो जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज़ करना मतलब राइट साइड में होना, राइट साइड में कोई चीज़ इवॉल्व होती है या लूज़ होता है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा मैं आपको ये कहूँ, Na+O2 इक्वल टू Na2O, और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया। आप देख रहे हैं सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो या कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो। आगे आइए, तो देखिए ये 3 रिएक्शन दी गई है। पहली रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड में जब आपने वाटर ऐड किया, ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में जब आपने वाटर ऐड किया तब आपको सल्फर अलग से निकलता हुआ दिख रहा है और वाटर बनता हुआ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपके ऑक्सीजन ऐड होने से होता है जो पहले वाले में दिखाया, हाइड्रोजन रिमूव होने से होता है जो दूसरे वाले में दिखाया, और आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ होने पे होता है जो तीसरे वाले में दिखाया। देखिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। राइट साइड में कोई चीज़, प्रोडक्ट साइड में कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब वो चीज़ आपकी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है। तो आपको जो ये Zn लिखा गया है ये असल में Zn2+ में आप जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि Zn जो है वो रिएक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है, या तो आप ऑक्सीजन ऐड करो, या तो उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, लूज़ कर दो। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का उल्टा आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में अब क्या होगा, या तो आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, या तो ऑक्सीजन घटा दो, और या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, गेन कर लो। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या हुआ, देखिए Zn2+ में जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो मुझे Zn मिला। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि Zn2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और जब मैं इसी रिएक्शन को मैं Zn लिख के Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिखता, तब मैं बोलता कि Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं। और यही रिएक्शन जब मैं ये लिखता, तब मैं क्या लिखता, Zn2+ को Zn में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। तो देखिए Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तभी जाके मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका दूसरी वाली जो रिएक्शन हो गई आपकी, वो हो गई आपकी रिडक्शन। और ये वाली जो रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? आगे आइए। तो देखिए इन्होंने इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दिए हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है KClO3। तो K मतलब होता है पोटेशियम, ClO3 को हम लोग कहते हैं क्लोरेट। क्या कहते हैं? क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट किए तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि KClO3 में आपको ऑक्सीजन मिल रहा था, जो रिएक्शन होने के बाद अपने को ऑक्सीजन इसने रिलीज़ कर दिया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा देखिए, दूसरे में सोडियम में आपने हाइड्रोजन ऐड किया। तो हाइड्रोजन ऐड करना मतलब क्या हो गया कि रिडक्शन। तीसरे वाले में आपने देखा कि Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर लिया। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या हमने समझा वो समझिए आप। 3 पॉइंट हैं और आप समझ लीजिए। पहला, इसमें ऑक्सीजन आपका ऐड होता है और इसमें ऑक्सीजन आपका उस कंपाउंड से निकलता है। इसमें हाइड्रोजन आपका उस कंपाउंड से निकलता है और इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, लूज़ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर कोई यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 वर्ड आते हैं आपके सामने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट वो होता है जो कोई चीज़ प्रदान करे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो उस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन दे रहा हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो उस रिएक्शन में आपको क्या दे रहा हो, हाइड्रोजन दे रहा हो। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करता है, और रिडक्शन वो होता है जो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करता है। ठीक है? तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अब कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए। अब आता है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी से आप समझिए। देखिए आपको ये एक एग्जांपल दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। और आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड आपका किस में बदल गया, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड आपका किस में बदल गया, कॉपर में। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब माइनस ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन अगर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए आप, दूसरा आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि H2 में H2 से H2O बन रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा। तो ऑक्सीजन ऐड होना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए और इसको ये समझ लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कॉपर और वाटर मिलेगा, जिसमें रिडक्शन वहाँ होता है जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कि जब आप MnO2 को, अब MnO2 को हम लोग क्या कहते हैं? मैंगनीज ऑक्साइड। Mn को हम लोग क्या कहते हैं? मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड। तो आपका जब मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो आपको कुछ ये रिएक्शन मिली। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि MnO2 से मेरा MnCl2 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि MnO2 में से आपका ऑक्सीजन निकल गया और MnCl2 बन गया। तो ऑक्सीजन निकलना मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है। दूसरा देखिए, आप देख रहे हैं कि HCl जो है वो किस में चेंज हो गया? क्लोरीन में। तो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन बना तो हाइड्रोजन निकल रहा है। और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जुड़ना या तो हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, आगे आइए। तो मेरे ख्याल से आपको रिडक्शन रिएक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग कोरोजन पे और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। द फिनोमिना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल। हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई मेटल है और उसकी ऊपर की सरफेस खुली हुई है तो वो एयर के कारण, वाटर के कारण और केमिकल रिएक्शन के कारण उसकी जो ओपन सरफेस है वो ख़राब होने लगती है। ईटन अवे मतलब उसके ऊपर जंग लगने लगती है। या मैं ये कहूँ कि आपके एयर, केमिकल और वाटर के कारण आपका जो ये मेटल है ये ऑक्साइड में चेंज होने लगता है या फिर अलग अलग नए कंपाउंड में चेंज होने लगता है। इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होने लगती है। या मैं ये कहूँ कि अब आपका जो मेटल है वो इम्प्योर हो गया, या मैं ये कहूँ कि वो रस्टेड हो गया, या मैं ये कहूँ कि वो ख़राब हो गया। ठीक है। तो आप देखिए, जब भी आपकी मेटल की ओपन सरफेस ईटन अवे हो, किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से और केमिकल के माध्यम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन। आइए आगे आप सुनिए। अगर मेरा आयरन आर्टिकल है, मतलब आयरन मेरे पास कोई है नया नया, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का, आयरन के ऊपर अगर कोरोजन हुआ है तो कौन से कलर की लेयर चढ़ेगी? रेडिश ब्राउन। याद रखिएगा, आयरन के कोरोजन में हमें क्या मिलता है? रेडिश ब्राउन। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर आयरन की कोरोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रस्टिंग। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा रस्टिंग रिएक्शन है वो असल में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब कि रस्टिंग के अंदर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलती है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें पता ये होना चाहिए कि अगर आयरन है तो उसके कोरोजन पे हमें रेडिश ब्राउन लेयर मिलती है। अगर सिल्वर है तो उस पे हमें ब्लैक कलर की कोटिंग मिलती है। और अगर कॉपर है तो उसके ऊपर हमें किसकी? ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। ये तीनों कंपाउंड में कौन कौन से कलर की कोटिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए कोरोजन के समय पे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कोरोजन को सही कैसे किया जाए। तो ये लोग बताते हैं कि अगर हमारा मेटल ख़राब हो रहा है या उसके अंदर कोरोजन हो रहा है तो उसे सही करने के लिए या तो आप उसके ऊपर पेंट कर दें, या तो आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई प्लेटिंग कर दें, एक प्लेट चढ़ा दें उसके ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और तीसरा हमारे पास है उसे गैल्वनाइज कर दें। गैल्वनाइज करना मतलब होता है कि किसी नए मेटल का प्रयोग करके
हम लोग इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दें। जैसे गैल्वनाइजेशन में हमेशा जिंक का इस्तेमाल होता है और जिंक के इस्तेमाल से आपके जो कोरोजन का जो मेटल है उसके सरफेस के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ जाती है, उसी को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोरोजन के मेथड क्या क्या हैं। एक है पेंटिंग, या तो उसे पेंट कर दो, या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या तो फिर गैल्वनाइजेशन कर दो। और ये तीनों का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है कि इसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं कोरोजन के। तो आपको मालूम है कोरोजन से सारी बॉडी, कार बॉडी, ब्रिज, आयरन सीलिंग, शिप और सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। और दूसरा, कोरोजन इतना ज़्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है जिससे हमारे हर साल कई टन मेटल जो हैं वो कंट्री में सड़कर या कोरोजन के कारण ख़राब हो जाते हैं और उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक कहता है रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी मतलब होता क्या है पहले ये समझिए। रेंसिड मतलब होता है सड़ना या फिर किसी चीज़ में सोर स्वाद आना। सोर मतलब खट्टापन आना, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो उसके अंदर जो ऑयल और फैट है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हुआ, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जब ऑयल और फैट के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाए या ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो जाए। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। आपका जो भी सामान बना होता है खाने का, उसके अंदर ऑयल और फैट मौजूद होते हैं और ये ऑयल और फैट हमारे एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के कारण कुछ समय बाद अपने आप के अंदर ऑक्सीडेशन लाना शुरू करते हैं और इस ऑक्सीडेशन के कारण ऑयल और फैट की प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, जिसके कारण हमारे खाने के अंदर जो स्वाद है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। समझ गए? तो आपको ये समझना है कि रेंसिडिटी असल में स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट है जो हमारे फूड मटेरियल में मौजूद होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन होने के कारण हमारे खाने का स्मेल और टेस्ट दोनों बदलना शुरू हो जाता है। अब देखिए, तो रेंसिडिटी से बचाया कैसे जाए? अगर हमें ये ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट का हो रहा है, इसे सही करना हो तो हम कैसे करें? तो देखिए, पहला लिखा है कि अपने फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रखें। उसके अंदर एयर नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, इनको ख़त्म करने के लिए आप रेफ्रिजरेशन करें, उसको ठंडी जगह पे रखें। तीसरा, जो हम लोग लेज़ और चिप्स खाते हैं, उन फूड आइटम को उनके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो तो उनके अंदर हम कौन सी गैस भरते हैं? उसके अंदर हम एयर को ना भर कर हम लोग नाइट्रोजन की गैस भरते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे देखिए, कभी भी कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग जो खाना अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। ये लोग बोल रहे हैं कि पकाया हुआ भोजन या कोई भी खाना सनलाइट में ना रखें, क्योंकि सनलाइट में रखेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी जो हमारा टेस्ट और स्मेल चेंज कर देगी और उसके अंदर हमें रेंसिडिटी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कोई भी कुक्ड फूड या फूड मटेरियल को डायरेक्ट सनलाइट में न रखें। और सबसे लास्ट, हमें ये मालूम है कि सारी चीज़ें आपके ऑक्सीडेशन के कारण हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग रेंसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन को रोके। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? BHA और BHT, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने इस PDF में आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं
तो ये एग्जाम्पल आपको समझने हैं और इनको वो करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप, इन्होंने बोला कि पहले क्वेश्चन में जो 4Na+O2 है इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं सोडियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब जाके ये बन रहा है, तो इसका मतलब सोडियम मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर मिल रहा है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन खो दिया, और ऑक्सीजन खो दिया तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मतलब आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी गई है CuO+H2 से आपको Cu+H2O मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं CuO में Cu मिल रहा है तो ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब हमें वाटर मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी वाली रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन इसने कहा है, आपको ये दिया हुआ है एक 2PbO+C = 2Pb+CO2 और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ सही है। तो मैं पहले तो देखता हूँ पहला वाला, इन्होंने लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इन्होंने लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखिए आपको PbO लिखा गया है और PbO से आपको Pb मिल रहा है, ठीक है, PbO से आपको Pb मिल रहा है, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रही है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन ये रिडक्शन किसका हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है आपका लेड ऑक्साइड का, ना कि लेड का। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है, ठीक है। दूसरे पे आइए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C से CO2 मिल रहा है, तो जो भी चीज़ बोली जाएगी वो कार्बन के रिस्पेक्ट में बोली जाएगी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिखा गया है ये भी आपका गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, हम ये नहीं बोल सकते कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब आइए, अगला बोला है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो हम देख रहे हैं C में O2 जुड़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये सेंटेंस एकदम सही है। आगे देखिए, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो हम देख रहे हैं PbO से हमें Pb मिल रहा है, तो इसका मतलब PbO से O निकल रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, PbO का, तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे आइए, आगे इन्होंने बोला आपको Fe2O3+2Al दिया हुआ है और उसके बाद आपको ये मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि Al जो मेरा मेटल है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Al2O3 को अपने साथ ले लेगा और Fe को अलग छोड़ देगा। तो ये इस रिएक्शन में केवल एक ही चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आगे आइए, आगे इसने आपसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है और उसका एग्जाम्पल देने को पूछा है। ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सब क्वेश्चनों में। ये देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और उनका प्रेसिपिटेट जो निकल रहा है वो दिया गया है। तो हमें मालूम है कि लेड के समय में जो हमें PbI2 मिल रहा था, लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे तो हमें येलोइश मिल रहा था, और वो येलोइश जो प्रेसिपिटेट है वो आपका लेड नाइट्रेट के साथ निकलता है। दूसरा देखिए, फेरस सल्फेट के साथ हमने देखा था कि हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा था, ठीक है। तीसरा,
अल्मोनियम और FeSO4 के साथ ये बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें वाइट देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और जब आप सिल्वर क्लोराइड को करेंगे तब आपको ग्रे देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए, रिएक्शन भी याद रहनी चाहिए, और इनके क्या क्या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपको प्रेसिपिटेट ही बोल के क्वेश्चन पूछेगा। आगे आइए, आगे इसने बोला कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए जब आपका इथेनॉल आपके इथेनोइक एसिड के साथ मिलता है। तो इथेनॉल जो है उसका फंक्शनल ग्रुप OH है और इथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। अब इथ लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया CH3COOH, और इथ यहाँ पे भी लिखा है तो ये हो गया C2H5OH। इथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आपके मौजूद होने चाहिए तभी जाके वो इथ होगा। तो ये बोल रहा है जब एसिड को आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो एसिड अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। ये आपको पता रहना चाहिए कि स्टीरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब हम अल्कोहल को किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराए और हमें क्या मिला, हमें एक ईस्टर मिलता है जिसकी स्मेल आती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल इथेनॉइड। तो आपको पता होना चाहिए स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर बनता है, और वो ईस्टर क्या बना देखिए, C2H5OH प्लस CH3COOH। तो आप देख रहे हैं CH3COO को मैंने C2H5 के साथ ले लिया, तो CH3COO C2H5 हो गया, और बाकी बचा क्या, OH इधर बचा और H इधर बचा, इससे मेरा क्या बन गया, H2O। आपकी रिएक्शन हो गई, आप समझ लीजिएगा, ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है पहली और दूसरी में। तो पहली में आप देख रहे हैं कि Mg ने H को डिस्प्लेस करके MgCl2 बना दिया, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरे वाले में Na ने H को डिस्प्लेस करके NaCl बनाया, और आपका जो H है वो वाटर के साथ मिल गया और H2O बनाया। तो आप देख रहे हैं कि 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, आगे आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो हाइड्रोजन दे रहा हो या ऑक्सीजन निकाल रहा हो, जो हाइड्रोजन दे रहा हो और ऑक्सीजन निकाल रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि Fe2O3 से Fe बना, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। लेकिन इसको रिडक्शन करना या इसके अंदर से जो ऑक्सीजन निकला, वो ऑक्सीजन निकालने वाला बंदा है कौन, वो ऑक्सीजन निकालने वाला बंदा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ गए आप। तो हमने देखा कि Fe2O3 को रिड्यूस कराने के लिए जिस चीज़ का जो एजेंट मौजूद है, वो एजेंट का नाम क्या है, CO। इसी CO ने इसके अंदर से एक ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया। तो ऑक्सीजन किसी चीज़ से लेना और किसी को हाइड्रोजन देना, ये दोनों चीज़ क्या होती है, रिडक्शन। हमने अभी पढ़ते हुए आ रहे थे। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी कंपाउंड को या तो हाइड्रोजन दें या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन ले लें। तो यहाँ से इसने इससे ऑक्सीजन ले लिया, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसके अलावा सारी आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हूँ तो ये सब क्वेश्चन देखने में और समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी आपको ये पूरे क्वेश्चन याद कर लेने हैं और समझ लेने हैं कि कैसे लिखे गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अपना कमेंट सेक्शन पे अपनी बातों को बताएं ताकि हम और इस टाइप के लेक्चर लेके आएँ। देखिए,
आपको यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और नाम में दिया गया है। इसका मतलब ये आपको स्केलेटन इक्वेशन दी गई है और इससे आपको क्या बनानी है, केमिकल इक्वेशन। और देखिए ये जो 3 आपको दे रहे हैं ये आपकी केमिकल इक्वेशन है जो ऊपर वाले नाम से बनी है। और नाम कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वाले लेक्चर में बता दी। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।